नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे छायावादी युगीन हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में आज जानेंगे। देखिए, वैसे तो छायावाद में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, लेकिन यहाँ पर हम जो मुख्य पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, छायावाद की अगर समय सीमा की बात करें तो ये समय सीमा कितनी निर्धारित है, 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। इस युग को या इस समय काल को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि खड़ी बोली का जो विकास हुआ वो द्विवेदी युग से होते हुए इस युग में सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ तौर पर अगर देखें तो साहित्य में झलकता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद काल में पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक हुआ। इस काल की अगर प्रमुख पत्रिकाओं की बात करें तो जैसे इंदु है, प्रभा है, चांद, माधुरी, शारदा, मतवाला, समन्वय जैसी अनेक पत्र पत्रिकाएं इस समय में थी, जो समाज को समय समय पर पहुंच रही थी या जो पत्रकार बंधु थे उनके विचारों से अवगत करवा रही थी। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा ने पत्रिकाएं निकाली। इन साहित्यकारों ने अपने लेखों के माध्यम से जन जागृति का कार्य भी किया। 1909 में जयशंकर प्रसाद की एक पत्रिका थी, क्या नाम है, इंदु, इसका प्रकाशन किया। हिंदी काव्यधारा में छायावाद के आरंभ होने की अगर समय काल को अगर देखें कि किस समय से शुरू हुआ तो इसी पत्रिका से छायावाद का आरंभ भी विशेष तौर पर विद्वानों के द्वारा माना जाता है। अब अगर बात करें कि इस समय में जो प्रमुख पत्र थे उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है, प्रभा। प्रभा का प्रकाशन 1913 में हुआ। इसके संपादक कालूराम गंगराडे थे। इस पत्रिका ने ही माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रीय चेतना के कवि को जगत के समक्ष प्रस्तुत और स्थापित करने का कार्य किया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने इस पत्र को उग्र और सशक्त स्वर जागरण का माध्यम बनाया, अपने विचारों से लोगों को अवगत करवाया और उनमें उनको जागृत करने का प्रयास इस पत्रिका के माध्यम से किया गया। दूसरा जो पत्र है वो स्वदेश। स्वदेश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देश प्रेम का भाव इस पत्र के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया गया। इसका प्रकाशन 1919 में दशरथ प्रसाद द्विवेदी के संपादन में हुआ और ये कहाँ से निकलता था, गोरखपुर से, और ये साप्ताहिक पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार ये प्रकाशित किया जाता था। उसके बाद चांद जो पत्र है इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ। कहाँ से हुआ, प्रयाग से हुआ। रामरख सहगल व चंडी प्रसाद हरदेश इसके प्रकाशन करता थे या इसके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। आरंभ में ये साप्ताहिक पत्र था। 1923 ईस्वी में इसका स्वरूप बदलकर कैसा हो गया, मासिक पत्र हो गया। इसमें अनेक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते थे। इस पत्र की एक खास विशेषता क्या है कि इसमें नारी विषयक समस्याओं को भी उठाया गया और नारी लेखिकाओं के जो लेख थे उनको भी यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया। इसके साथ महादेवी वर्मा का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफी समय तक उन्होंने चांद पत्र का संपादन का कार्य भी महादेवी वर्मा जी ने किया था। इसके बाद अगर हम देखें करमवीर, जिसका समयकाल, प्रकाशन का समयकाल का है 1920 ईस्वी में। कहाँ से इसके प्रकाशित हुआ, ये जबलपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र है। माखनलाल चतुर्वेदी ने ही इसका प्रकाशन किया और ये कैसा पत्र था, ये साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादन का कार्य किसने किया, माधवराव सप्रे ने किया था। उसके बाद आज जो पत्र है ये 1920 ईस्वी में शिव प्रसाद गुप्ता ने बनारस से दैनिक पत्र के रूप में इसका प्रकाशन शुरू किया। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखेंगे कि कौन सा पत्र साप्ताहिक है, कौन सा पत्र दैनिक पत्र है। उसके बाद आता है हिंदी नवजीवन। 1921 ईस्वी में इस साप्ताहिक पत्र को महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से निकालना शुरू किया था। उसके बाद महत्वपूर्ण भूमिका रखता है पत्र साहित्य में, वो क्या है, समन्वय। 1922 में रामकृष्ण मिशन से जुड़े स्वामी माधवानंद के संपादन में इसका प्रकाशन हुआ और यह कैसा पत्र था, यह मासिक पत्र था। निराला की सूझबूझ और उनके पांडित्य का उत्कृष्ट उदाहरण ये पत्र कहा जा सकता है। आचार्य शिव पूजन सहाय और निराला ने
विभिन्न उत्कृष्ट सामाजिक लेखों के द्वारा इस पत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या अपना महत्वपूर्ण स्थान भी बनाया है। तो यहाँ पर दो नाम विशेष रूप से जुड़े हुए हैं इस पत्र के साथ, शिव पूजन सहाय और निराला। उसके बाद जो पत्र है वो है किसान मित्र। 1922 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी के संपादन में ये पत्र निकलता था। और कहाँ से निकलता था ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि ये पटना से प्रकाशित किया जाता था। तो ये बात आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं कि ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये पटना से प्रकाशित किया जाता था। उसके बाद अगर हम देखें तो पत्र कौन सा है, मतवाला। 1923 में निकलने वाला निराला के गुणों से प्रदीप्त, अपने स्वरूप में भी निराला ही था। जैसा कि नाम है निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो भी अपने आप में निराले थे। उसी प्रकार ये पत्र भी अपने आप में मतवाला और निराला था। यद्यपि इसके संस्थापक कौन थे, महादेव प्रसाद सेठ थे, तथापि इस पत्र की पूर्ण जिम्मेदारी शिव पूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व पांडे बेचन शर्मा उग्र की ही थी। हास्य, व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करके वो किस लिए करते थे, हास्य, व्यंग्य और विनोद का प्रयोग नई चेतना जगाने के लिए, लोगों में नई जागृति लाने के लिए, ऐसी साहित्यिक योजनाओं को शीर्ष पर पहुंचाने का उत्कृष्ट माध्यम इस पत्र को उन्होंने बनाया। अपने युग के प्रति जागरूक रहने के साथ साथ साहित्य की नवीन शैली का प्रादुर्भाव करने का श्रेय भी इस पत्र को ही जाता है। साहित्य लेखन में जैसे हास्य, व्यंग्य, विनोद, ये एक नई शैली के तौर पर ये विधा उभर रही थी, तो इसका श्रेय किसको जाता है, मतवाला को जाता है। उसके बाद सुधा नामक जो पत्र है, इसका संपादन कब हुआ, 1927 में श्री दुलारे लाल भार्गव व पंडित रूप नारायण पांडे ने इस पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका का मूल उद्देश्य क्या है, बेहतर साहित्य उत्पन्न करना, नए लेखकों को प्रोत्साहन देना, कृतियों को पुरस्कृत करना और विविध विषयों पर लेख छापना इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य रहा है। निराला के आगमन से सुधा को एक नई दिशा मिली। इस पत्रिका के प्रमुख विषयों में अगर देखें तो समाज सुधार, विज्ञान से लेकर साहित्य और गृह विज्ञान की सामग्री भी इस पत्र में प्रकाशित की जाती थी। उसके बाद प्रेमचंद का नाम भी पत्र साहित्य में अपनी विशेष भूमिका रखता है। इन्होंने 1932 में जागरण और 1936 में हंस का प्रकाशन किया। हंस बहुत ही प्रसिद्ध पत्र रहा है अपने समय में। हंस का उद्देश्य समाज का आह्वान करना था। हंस साहित्यिक पत्रिका थी जिसमें साहित्य की विविध विधाओं का प्रकाशन किया जाता था। महात्मा गांधी की अहिंसा और साहित्य के माध्यम से स्थापित करने वाले प्रेमचंद ने हंस में भी इसी आदर्श के स्वर को स्थान दिया था। कौन सा आदर्श का स्वर है यहाँ पर, जो गांधी जी के विचारधारा थे, अहिंसा से युक्त जो विचार थे, उनको इस पत्र के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने का काम किसने किया, प्रेमचंद जी ने किया। गांधी की नीतियों का समर्थन, स्वराज्य की स्थापना के लिए जागरण का प्रयास, साहित्यिक विधाओं का विकास ही हंस का लक्ष्य था। क्योंकि देखिए जिस समय की बात कर रहे हैं, 1936 की हम बात कर रहे हैं, ये समय वो समय है जब हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। समाज में अनेक कुरीतियां थी, लोग बहुत ही दुखी थे, अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते थे। ऐसे में जो उस समय पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, उनमें उन विषयों को लिया जाता था ताकि लोगों को जागृत किया जा सके। यहाँ पर गांधी की नीतियों का समर्थन की बात की गई है, स्वराज्य स्थापना की बात की गई है, जिसके लिए लोगों को जागृत करने का प्रयास इस पत्र के माध्यम से हो रहा था। प्रेमचंद के पश्चात शिवरानी देवी, विष्णुराव पराडकर, जैनेन्द्र, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय ने इस पत्रिका का संपादन किया। हंस अब एक नए रूप में और नए आदर्श और यथार्थ को समन्वित करने एवं ज्वलंत प्रश्नों को उभारते हुए राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा निकाली जा रही है। अब इसका मुख्य अगर बात करें, प्रमुख विषय इसमें या मुख्य स्वर की बात करें तो किसान और स्त्री और दलित की पीड़ा का चित्रण करना इस पत्र का मुख्य उद्देश्य है। इन तीनों वर्गों की सशक्त उपस्थिति इसमें देखी जा सकती है। शोषित वर्ग की आवाज हंस में प्रमुखता से स्थान प्राप्त कर रही है। अर्थात देखिए, कोई भी समय काल का पत्र हो या पत्रिका हो,
उसमें जो भी संपादन कार्य करने वाले व्यक्ति विशेष हैं या जो विद्वान जन हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, उनमें तत्कालीन समाज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के प्रति लोगों को सचेत करना, लोगों को अवगत करवाना, ताकि वो जागरूक रहे, उनमें चेतना को जगाना, यही मुख्य उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं का रहा है। और जब छायावाद की हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि छायावाद की क्या क्या उस समय की कुछ ऐसी अगर देखें तो परिस्थितियां रही है कि जिसमें लोगों को जागृत करना है, किसके लिए? समाज को जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए, इसके साथ साथ लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करना, क्योंकि लोग निराश हो चुके थे, अंग्रेजी सत्ता से लोग परेशान थे। ऐसे में लोगों को प्रेरित करना ताकि वो संघर्ष करें आज़ादी प्राप्त करने के लिए, निराश ना हो, उनमें ऐसी जागृति उत्पन्न करना कि वो अपनी निराशा के भाव का त्याग करके फिर से एक नई चेतना के साथ संघर्ष करें। तो छायावाद की पत्रकारिता में अगर हम देखें तो चांद पत्रिका में, जैसा कि पहले मैंने बताया है कि महादेवी वर्मा का अधिकांश साहित्य इसमें छपा है। छायावाद के प्रसिद्ध रचनाकारों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने रूपाभ का प्रकाशन भी किया था, जो कि एक महत्वपूर्ण पत्र है। अंत में निष्कर्ष आप यहाँ से देंगे कि छायावाद की पत्रकारिता इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, भाषा का एक नया संस्कार और भाषा में कोमलता, प्रांजलता लाने का श्रेय इस युग की पत्रिकाओं को जाता है। देखिए, ये बात आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि इस युग की पत्रकारिता का मुख्य या महत्वपूर्ण क्या योगदान रहा। एक तो भाषा का नया संस्कार हुआ, दूसरा भाषा में कोमलता और प्रांजलता लाने का श्रेय इस युग में जाता है, यानी भाषा का नया संस्कार इस समय में हुआ, भाषा का स्वरूप कैसा हो गया? कोमल और प्रांजल हो गया। दूसरा, इन पत्रिकाओं के माध्यम से स्वच्छंदतावाद की स्थापना हुई, इसके साथ साथ सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को भी स्वर मिला। इन पत्रों के माध्यम से अनेक सुंदर कविताओं का प्रकाशन इस युग की पत्रिकाओं में हुआ, जैसे जूही की कली है, सरोज स्मृति है, बादल राग है। ये निराला जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं थी जो मतवाला में प्रकाशित हुई। और ऐसा भी माना जाता है कि जूही की कली को ही मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण कविता है। तो इससे लेखन की विधा में एक नया परिवर्तन आया। इसके साथ साथ जो स्वच्छंदतावादी विचारधारा है, जिसको हम छायावाद की देन मानते हैं, वो भी इन्हीं पत्रों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार हुआ। और भाषा पर एक नया संस्कार, एक नई कोमलता अगर देखें छायावाद में, वो भी इन पत्रों के द्वारा ही विकसित हुई और पत्रों के द्वारा ही लोगों तक पहुंची। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छायावादी युगीन पत्र पत्रिकाओं का अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है लोगों को जागृत करने में, उनको नई दिशा देने में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।